हेलो दोस्तों, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है, पीडियाट्री का टॉपिक है हर्शस्प्रंग डिजीज क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनाटमी और फिजियोलॉजी हर्शस्प्रंग डिजीज क्या होती है। तो हम लोग एनाटमी और फिजियोलॉजी देखते हैं हर्शस्प्रंग डिजीज की क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है नॉर्मल। इसी में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कहीं भी क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा स्टूल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वह प्रॉपर मात्रा में पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हर्शस्प्रंग डिजीज हो जाती है। ठीक, जैसे हमारा लाइनस्टाइन है तो वैसे ऐसे क्या करके पेस्टालसिस मूवमेंट करके हमारा स्टूल पास होता है। तो यहाँ जो ये हमारा पार्ट है लांजिस्टेटाइन का, सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम वाला और एनस वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होती है गैंग्लियन सेल होती है। ठीक, गैंग्लियन सेल होती है जो क्या करती है, हेल्प करती है पेस्टालसिस मोमेंट को, मतलब जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको आगे बढ़ाने में। तो जब जो हमारी सेल पाई जाती है गैंग्लियन सेल, वह क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी, वह मूवमेंट में हेल्प करती है। जब वो अब्सेंट रहेगी, मूवमेंट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा और स्वेलिंग हो जाएगी। अब हम लोग हर्शस्प्रंग डिजीज का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हर्शस्प्रंग डिजीज क्या होती है। हर्शस्प्रंग डिजीज cluster of nerve or megacolon occurs when certain nerve cell in the wall of the colon do not form the right way the fetus is growing। हर्शस्प्रंग डिजीज क्या होती है, हर्शस्प्रंग डिजीज होती है क्लस्टर ऑफ नर्व, मतलब क्लस्टर ऑफ नर्व जो गुच्छे के आकार का जो नर्व होती है उसी में अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक, मेगा कोलोन आकर्स व्हेन सर्टन नर्व सेल वाल कोलन डू नॉट फॉर्म राइट वे। जब बच्चा क्या होता है, ग्रो करता है मदर के यूट्रस में, उस समय जो नर्व होती है, क्लस्टर ऑफ नर्व होती है, प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हर्शस्प्रंग डिजीज देखने को मिलती है। तो हम लोग देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर में क्या है। जैसे हमारा देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक, ये नॉर्मल मूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी गैंग्लियन सेल है वो अब्सेंट है, तो वह क्या होती है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टूल के मूवमेंट के लिए। तो जब वो अब्सेंट रहेगी तो मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्टूल का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा और पेशेंट में क्या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो। अब हम लोग आगे देखते हैं ईटीजे कंजेनाइटल। या क्या होता है, कंजेनाइटल होता है प्रेजेंट सिंस बर्थ, मतलब क्या होता है जो हर्शस्प्रंग डिजीज होती है एट द बर्थ टाइम प्रेजेंट होती है। ठीक, कंडीशन इन विच नर्व सेल डैमेज, जो हमारी नर्व सेल होती है वह क्या होती है डैमेज हो जाती है, गैंग्लियन सेल जो रहती है वह अब्सेंट रहती है। ठीक, वाल द मेंटिक प्लेक्सस अब्सेंट आर डिस्टल बावेल रेक्टम, ये मतलब जो हमारा बावेल रेक्टम होता है उससे थोड़ा डिस्टल, मतलब रेक्टम की साइड पे क्या होता है गैंग्लियन सेल अब्सेंट होती है। ठीक, इसी तरह जैसे यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है ना, तो इसी तरह क्या होता है जो हमारा कोलोन होता है, रेक्टम होता है, वह क्या होता है लार्ज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक, हम लोग हर्शस्प्रंग डिजीज की डिफिनेशन देखते हैं कि हर्शस्प्रंग डिजीज क्या होता है। हर्शस्प्रंग डिजीज इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस गैंग्लियन सेल मिसिनर्स प्लेक्सस सबम्यूकसा एंड एउर्बेज प्लेक्सस मस्कुलरिस ऑफ द टर्मिनल रेक्टम दैट एक्सटेंड ए वेरिएबल डिजीज डिस्टेंस प्रोक्सिमल। इसका मीनिंग है जो हमारा हर्शस्प्रंग डिजीज होती है क्या होती है, कंजेनाइटल मतलब अर्थ एट द बर्थ होती है, कंजेनाइटल होती है, मदर और फादर से एक्वायर्ड होती है। ठीक, कैरेक्टर बाई एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल, जो हमारी गैंग्लियन सेल की होती है वह क्या होती है अब्सेंस होती है। ठीक, अब्सेंट होगी। मिशनर्स प्लेक्सेस ये भी क्या होगी अब्सेंस होगी, और ऑर्वेज प्लेक्सेस जो सेल पाई जाती है मस्कुलरिस वो भी क्या होगा अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा पेस्टालसिस मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अब हम लोग हर्शस्प्रंग डिजीज की इंसिडेंस देखेंगे, कितने इंसिडेंस कब पाया जाता है। हर्शस्प्रंग डिजीज आकर्स इन अबाउट 1 आउट ऑफ 5,000 लाइव बर्थ, मतलब जब 5,000 बच्चे क्या होंगे बर्थ होंगे तो उसमें से एक बच्चा क्या होगा अफेक्ट होगा। इट इज़ 3 टाइम आर मोर कॉमन इन द बॉय देन गर्ल, ये क्या होता है 3 बॉय को अफेक्ट करेगा तो एक गर्ल्स को अफेक्ट करेगा। ठीक, अबाउट 12% ऑफ केसेस आर लिंक टू जेनेटिक डिसऑर्डर, यह क्या होता है 12% जो होता है लिंक डिसऑर्डर से होता है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। ठीक, इट इज़ द मोस्ट ऑफ्टेन डाउन सिंड्रोम, जिसमें मोस्ट कॉमन काज होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 21 पेयर जो एक्स जीन होता है उसमें अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। यह क्या होता है रेयर कंडीशन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोअत विल्सन सिंड्रोम के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग इसका लेवल ऑफ हर्शस्प्रंग डिजीज देखते हैं कि कितने लेवल पे
कौन कौन सा होता है, मतलब एक प्रकार से टाइप या क्लासिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो पहला क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट। अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट क्या होता है, इसमें मिसिंग होती है गैंग्लियन सेल लास्ट 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टम। मतलब जो हमारा ये रेक्टम होता है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन हम इमेज क्रिएट किए हैं, तो हमारा रेक्टम होता है यहाँ, यहीं पे क्या होती है 1 से 2 सेंटीमीटर के अंदर अगर गैंग्लियन सेल एब्सेंस है तो उसकी वजह से अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट सेगमेंट देखने को कब मिलता है, मिसिंग गैंग्लियन सेल इन द रेक्टम सिग्मोइड कॉलन द लास्ट सेगमेंट ऑफ कॉलन। मतलब इसमें जो हमारा सिग्मोइड कॉलन, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सिग्मोइड कॉलन है, ठीक, सिग्मोइड कॉलन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर गैंग्लियन सेल एब्सेंट रहेगी तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक, सिग्मोइड कॉलन यहाँ पे होता है, ठीक। और लॉन्ग सेगमेंट क्या है, इट मिस गैंग्लियन सेल फर्स्ट थर्ड ऑफ कोलन। जो हमारा कोलन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट होता है, ठीक, यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, लॉन्ग सेगमेंट ऑफ लेवल ऑफ हर्षपंख डिजीज। अब हम लोग हर्षपंख डिजीज के काज देखेंगे, कौन कौन से काज होते हैं। पहला क्या है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब अननोन काजेज, किसी भी काजेज से हो सकता है, कोई इसका पर्टिकुलर काजेज नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन। अगर कोई दो प्रोटीन बॉडी की क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई जीन में अबनॉर्मलिटी आ रही है, उसके कारण भी हो सकता है। आरईटी प्रोटो अनकोटिक जीन क्रोमोसोम 10। जो आरईटी प्रोटो ऑन कोई जीन पाया जाता है, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी होती है उसके कारण भी हर्षपंख डिजीज हो सकता है। और ENDRB जीन क्रोमोसोमल 13, अगर इनमें कोई अबनॉर्मलिटी होती है ENDRB में, तो इसकी वजह से भी हर्षपंख डिजीज हो सकता है। और वैस्कुलर काजेज कौन कौन से हैं, जैसे पेशेंट को क्या हो गया, इस्चीमिया, अगर इस्चीमिया हो जाएगा तभी देखने को मिलेगा हर्षपंख डिजीज। टेंशन, अगर पेशेंट क्या है, हाइपर टेंशन है, उसका बीपी एकदम इंक्रीज देखने को मिलती है, उसके कारण से भी हर्षपंख डिजीज हो सकती है। नॉन वैस्कुलर काजेज जैसे विटामिन B1 डिफिशियंसी हो गया, न्यूट्रिशन बैलेंस उसका सही नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है, ठीक। क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब कोई भी बच्चे में अगर टीबी है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का क्रोनिक इन्फेक्शन है, कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हर्षपंख डिजीज देखने को मिल सकती है। अब हम लोग हर्षपंख डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी होता है, ठीक। पहला, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन, मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो हमारा गैंग्लियन सेल रहेगी वो क्या होगी, अब्सेंस हो जाएगी, मतलब बच्चे में प्रेजेंट नहीं रहेगी एट द बर्थ टाइम, ठीक। जब उसका एक फंक्शन होता है, वो क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब गैंग्लियन सेल अफेक्ट हो जाएगी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो लैक ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट अफेक्टेड द पोर्शन, जो भी पोर्शन में वह क्या होगा, अब्सेंस होगा, वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो स्टूल का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो फंक्शन उसका क्या होगा, अब्स्ट्रक्ट होगा। वे फेसेस मटेरियल का होंगे, इकट्ठा होंगे, ठीक, इसी तरह इकट्ठा होंगे तो एक्यूमुलेशन होने लगेगा गैसेस का और फेसेस का। मतलब यहाँ पे देखिए गैसेस का और फेसेस का एरो है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, अब्स्ट्रक्शन काज होगा और इलार्जमेंट हो जाएगा। मतलब जो कोलन होगा वह क्या होगा, इलार्जमेंट देखने को मिलेगा, उस जिसकी वजह से हर्षपंख डिजीज हो जाएगी। अब हम लोग साइन सिम्टम देखेंगे हर्षपंख डिजीज की, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं हर्षपंख डिजीज। पहला, फेल्योर टू पास म्यूकोनियम विद इन द फर्स्ट 48 आवर, ठीक। जो बच्चा रहेगा वो 48 घंटे के अंदर नॉर्मल स्टूल पास कर देता है, जो फर्स्ट म्यूकोनियम स्टूल होता है उसको पास कर देता है, लेकिन जब हर्षपंख डिजीज हो जाएगी तो वो क्या करेगा, 48 घंटे के अंदर स्टूल पास नहीं कर पाएगा, ठीक। सोलन बॉडी, जो भी उसकी बॉडी रहेगी वह क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ओमिटिंग ग्रीन और ब्राउन इन कलर, वह क्या करेगा, ओमिट करेगा, किस कलर की, ग्रीन और ब्राउन कलर की। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा बच्चे में, डायरिया हो जाएगा, ठीक। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। पुअर एपेटाइटिस, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, बच्चे को भूख नहीं लगेगी। पुअर ग्रोथ, उसका ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होगा क्योंकि उसे क्या है, हर्षपंख डिजीज हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। पुअर वेट गेन, क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो पुअर वेट गेन होगा, बच्चे का वेट प्रॉपर तरीके से गेन नहीं हो पाएगा। अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहला क्या है, एक्सरे। एक्सरे से क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि डिस्टेंशन तो नहीं है, बावेल लूप, जो भी बावेल लूप है वो हमारा डिस्टेंशन तो नहीं, डिस्टेंटेड तो नहीं हो गया है। दूसरा, रेक्टल एग्जामिनेशन इसलिए करेंगे कि क्योंकि रेक्टल में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए पाल्पेशन करेंगे कि स्वेलिंग कितना है, कहाँ पे स्वेलिंग है, किस पार्ट में स्वेलिंग है, उसको देखने के लिए एनोरेक्टल मेनोमेट्री टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, इवेल्युएट करते हैं जो भी एनल और रेक्टल की मसल होती है कि प्रॉपर तरीके से ग्रोथ है कि
की अब्सेंस है। बैरियम एनीमा नैरो डिस्टल कोलन विथ प्रोक्सिमल डायलेशन। इसमें क्या होता है, बैरियम एनीमा से अगर हम लोग डायग्नोस्टिकेट करेंगे तो वह क्या होगा, क्लियर विजुलाइज होगा। ठीक, रेक्टल बायोप्सी, जो भी रेक्टल की टिश्यू होते हैं, गैंग्लियन सेल होती है, हम लोग उसका बायोप्सी करेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं, उसे पता चल जाएगा। अब हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं, हर्षफंग डिजीज क्या क्या मैनेजमेंट होता है। पहला फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या देंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसका, आइसोटोनिक एनीमा का। आइसोटोनिक एनीमा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि पेशेंट को क्या है, स्टूल पास आउट करने में, डेफिकेशन करने में अबनॉर्मलिटी हो रही है, तो जब एनीमा इंसर्ट कर देंगे तो पेशेंट आराम से स्टूल पास आउट कर लेगा। एडमिनिस्टर ऑफ स्टूल सॉफ्टनर, इसमें क्या करेंगे, स्टूल सॉफ्टनर का यूज करेंगे क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। जब हम लोग स्टूल सॉफ्टनर का यूज करेंगे तो वह प्रॉपर तरीके से स्टूल पास आउट कर पाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, लो रेसिडुअल डाइट देंगे। पेशेंट को क्या देंगे, लो रेसिडुअल डाइट देंगे। ठीक, डाइट लो देंगे मतलब हल्की डाइट देंगे, हल्का भोजन देंगे, खिचड़ी देंगे और लो फाइबर डाइट देंगे क्योंकि उसको क्या है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक, कुक देंगे, कैरेट और कुकुम्बर देंगे, पपाया देंगे, वाटरमेलन। इतनी डाइट क्या है, पेशेंट को देंगे क्योंकि पेशेंट क्या सफ़र कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया से सफ़र कर रहा है। अब हम लोग हर्षफंग डिजीज के सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या सर्जिकल मैनेजमेंट टेम्पोररी करना पड़ता है क्योंकि बच्चा है तो सर्जरी हम तुरंत कर नहीं सकते। तो टेम्पोररी मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोलोस्टोमी करेंगे, इलियोस्टोमी करेंगे। ये क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें इंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आउट थ्रो ओपनिंग स्टोमा मेड इन द एब्डोमिनल हॉल। इसमें क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक, उसमें कट करके कहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक बैग को अटैच करते हैं ताकि जो भी फेसेस हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, स्टूल है, वो अच्छे तरीके से पास आउट हो सके। स्टूल मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन ड्रेन थ्रू द स्टोमा इनटू द बैग अटैच द एब्डोमिनल। यहाँ पे देखिए यही है कि जो भी हमारा स्टूल होता है मूवमेंट करता है। ठीक, यहाँ पे जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको यहाँ पे कट करके स्टोमा मतलब एक बैग अटैच किया गया है, जो भी कि हमारा स्टूल है वह मूवमेंट करके जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ड्रेनेज हो जाए, मतलब खाली हो जाए, जो भी अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा बैग। अब हम लोग अगला सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, डिफिनेटिव सर्जरी करेंगे। डिफिनेटिव सर्जरी क्या होती है, आफ्टर अबाउट एक ईयर दिस आप सर्जरी द कोलोस्टोमी इज क्लोज। मतलब जब बच्चे को 1 साल कोलोस्टोमी किए हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोलोस्टोमी को क्लोज कर देंगे क्योंकि अब हमें परमानेंट मैनेजमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पुल थ्रू प्रोसीजर करेंगे। पुल थ्रू प्रोसीजर क्या होता है, जो भी हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को कट करके बैग अटैच किए थे, अब हम लोग उसको कट करके रिमूव करके इंटेस्टाइन से क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, प्रॉपर में अटैच कर देंगे। ठीक, रिमूव द ए गैंग्लियन पार्ट। जो भी हमारा ए गैंग्लियन पार्ट था, जहाँ पे गैंग्लियन सेल अब्सेंस थी, उसको हम लोग कट कर देंगे, कट करके रिमूव कर देंगे और जो भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहेगा उसे कनेक्ट कर देंगे, किसे, कोलन वाले पार्ट से अटैच कर देंगे, जिससे प्रॉपर तरीके से स्टूल का मूवमेंट होने लगेगा क्योंकि क्या हुआ है, जो भी गैंग्लियन सेल एब्सेंट थी उस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया गया। जैसे इस इमेज में देखिए, यहाँ पे जो भी हमारी गैंग्लियन सेल थी उसको कट करके रिमूव कर दिया गया और कोलन रेक्टम से इसे जोड़ दिया गया। ठीक, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं पुल थ्रो प्रोसीजर। देखिए इन तीनों इमेजों में दिख रहा होगा पुल थ्रो प्रोसीजर क्या होता है। ठीक, ये देखिए, ये 3 इमेज है जिसे पता चल जाएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।